हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ओके, सो ये क्लास स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं गेट बी के लिए दिस ईयर, बिकॉज इस साल ऐड हुआ है सिलेबस में गेट बी के ये वाला टॉपिक। ओके, सो क्या है ये केमिकल एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशंस हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, और जो लॉज होते हैं एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है ऑफ द मैटर ऑफ द सिस्टम, वो सब हम आज पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में। ठीक है, तो दिस इज़ अ सीरीज ऑफ क्लासेस एंड इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। ठीक है, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशल क्लासेस ले रही हूँ ताकि उन लोगों को प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिले। मैंने ऑलरेडी इसका कोर्स लिया है अनअकैडमी प्लस पे। ठीक है, और जिन लोगों को डिटेल में पढ़ना है वो मेरा कोर्स अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, और अपने सारे कंसेप्ट्स और बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। एंड फॉर दोज who are right now not on the plus, this is the course which I have prepared ताकि उन लोगों को आइडिया आ सके कि क्या होता है इस सब्जेक्ट में, और क्या ये इतना रियली इतना डिफ़िकल्ट है या फिर हम उसको कर सकते हैं। बीइंग अ बायो स्टूडेंट, आप लोगों को बहुत डर लगता होगा ये इस टॉपिक का नाम सुन के कि केमिकल इंजीनियरिंग, ये इट लुक्स लाइक कि समथिंग बिग, और मतलब आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि आपका बायो का बैकग्राउंड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में अभी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक डेफिनिशंस हैं, और इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एंड डेफिनेटली यू कैन डू इट इफ़ यू गेट द राइट गाइडेंस। ओके, तो आई एम हेयर टू टेल यू हाउ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट एंड what are the basics of different terms, different laws which we use in this particular subject. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम द थर्मोडाइनमिक प्रिलिमिनरीज। ओके, तो आप लोगों के कोर्स में है अभी मास एंड एनर्जी बैलेंस, ओके, एंड हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र ऑल्सो। ठीक है, तो उस पे जाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनर्जी किस किस फॉर्म में होती है किसी सिस्टम में, और सिस्टम होता क्या है बेसिकली। जैसे किसी बायो रिएक्टर में कौन कौन सी एनर्जीज़ होती हैं और उनका उनमें से जो हीट होता है उसका ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है। ठीक है, और एक बायो रिएक्टर को हम सिस्टम की तरह कैसे मान सकते हैं, कैसे हम थर्मोडायनामिक्स के लॉज अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ बायो रिएक्टर। ठीक है, तो इसके लिए आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ओके, तो स्टार्टिंग विद द सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम। थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम कैसे डिफाइन किया गया है। A system consists of any matter identified for investigation. ठीक है, सिस्टम क्या है। It consists of whatever you are studying, whatever is under investigation, it is made up of all that. Okay, and the system is set apart from the surroundings. मतलब सिस्टम अलग होता है सराउंडिंग से। एक सिस्टम होता है और उसकी सराउंडिंग्स होती है। what is surrounding? Everything else except the system, everything else in the universe except what you are investigating. Okay, so that is called as a system, and हमेशा सिस्टम का बाउंड्री होता है। it is defined by a system boundary. ठीक है, अब सिस्टम बाउंड्री कैसे हो सकता है। सिस्टम बाउंड्री रियल भी हो सकता है और टेंजिबल, रियल एंड टेंजिबल भी हो सकता है और साथ में इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, तो रियल एंड टेंजिबल का मीनिंग क्या है। व्हाट इज सिस्टम बाउंड्री विच इज़ रियल एंड टेंजिबल, मतलब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ओके, यू कैन एक्चुअली टच इट एंड इट कैन बी फेल्ट। ओके, एंड इट इज़ एक्चुअली अ रियल थिंग। देयर कुड ऑल्सो बी अ इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, इमेजिनरी बाउंड्री में क्या होता है कि हमने इमेजिनेशन करा है दिस इज़ द सिस्टम एंड दिस कुड बी द बाउंड्री। सो इस इमेजिनरी बाउंड्री हम जनरली जब मॉडल्स बनाते हैं, जब मॉडल सिस्टम एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उस केस में इमेजिनरी बाउंड्री का हम यूज़ करते हैं।
ठीक है। इन फर्मेंटर्स, इन बायोरिएक्टर्स जो भी हम स्टडी करेंगे इन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बेसिकली, उसमें हम रियल एंड टेंजिबल बाउंड्री से ही डील करेंगे हमेशा। ओके, हम यहाँ पर इमेजिनरी बाउंड्री से डील नहीं करेंगे। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है रियल एंड टेंजिबल बाउंड्रीज। व्हाट इज सिस्टम? जनरली अ सिस्टम इज, especially in case of bioprocess engineering, a system is bioreactor and whatever it consists of. Okay, so bioreactor में क्या क्या होता है? bioreactor में मीडिया होता है, bioreactor में माइक्रोबियल सेल्स होते हैं, bioreactor में प्रोब्स होते हैं और इनलेट और आउटलेट होता है। ठीक है, और बायोरिएक्टर की एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है विच इज रियल एंड टेंजिबल। ठीक है, और बाहर बायोरिएक्टर के बाहर जो कुछ भी है दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग्स क्या है। नाउ इफ अ बाउंड्री does not allow mass to pass from the system to surrounding and vice versa, मतलब अगर किसी बाउंड्री के अक्रॉस मास पास नहीं हो सकती, ओके, बिटवीन सराउंडिंग्स एंड सिस्टम, then the system is called as closed system with constant mass। ठीक है, तो closed system क्या होता है? closed system वो सिस्टम है जिसकी बाउंड्री के अक्रॉस मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। Okay, so there is no exchange of mass between the system and the surroundings, then it is called as a closed system। and what is an open system? जिसमें कि मास का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, we can actually move the mass from outside to inside and from inside to outside, so there is an exchange of mass between surroundings and system, then it is called as open system। ठीक है, तो जब मास का ट्रांसफर हो रहा है, मास का एक्सचेंज हो रहा है, तो हम उसको ओपन सिस्टम बोलेंगे, और जब मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन इट इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। इस डायग्राम से आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग्स क्या है और सिस्टम बाउंड्री क्या है। सो सिस्टम इज बेसिकली इज एनसर्कल्ड with the system boundary, and whatever all the universe, rest of the universe is called as surroundings। okay, now coming to a process, what is a process? ठीक है, तो हम इस सब्जेक्ट में बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये टर्म यूज करते हैं कि प्रोसेस, कोई प्रोसेस हो रही है किसी रिएक्टर में। ओके, whether it is a bioreactor, whether it is a chemical reactor, whether it is a fermenter। ठीक है, किसी भी रिएक्टर में प्रोसेस होती है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है? सिर्फ रिएक्टर या फर्मेंटर से रिलेटेड नहीं होती, प्रोसेस कुड बी एनीथिंग, कोई भी फिजिकल फिनोमिनन भी हो सकता है, केमिकल फिनोमिनन भी हो सकता है और बायोलॉजिकल फिनोमिनन भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज एक्चुअली समथिंग विच कॉजेज चेंजेस इन द सिस्टम और सराउंडिंग्स। ओके, तो जिसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं सिस्टम में या सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स हम यूज़ करते हैं टू फॉर अ प्रोसेस। ठीक है, अलग अलग तरीके की प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, स्पेशली इन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हम दो तरीके की प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज स्टडी करेंगे। तो होता है बैच, फेड बैच प्रोसेस, और एक होता है कंटिन्यूस प्रोसेस। देयर आर अदर प्रोसेसेस आल्सो विच वी विल आल्सो डिस्कस ओवर हियर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैच प्रोसेस। व्हाट इज अ बैच प्रोसेस? ठीक है, बैच प्रोसेसेस हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में ऑपरेट होते हैं। ठीक है, बैच प्रोसेसेस हमेशा क्लोज सिस्टम में ऑपरेट होते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि उस प्रोसेस के दौरान मास का एक्सचेंज नहीं होता है। ओके, सो इस प्रोसेस के दौरान मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, एंड द सिस्टम इज क्लोज्ड। All the materials which are added to the system at the start of the process, the system is then closed। ठीक है, तो जब हम कब ऐड करते हैं इसमें मास? एकदम बिगिनिंग में, फिर सिस्टम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, then there is no exchange of mass।
Okay, and then after the process is completed, then only we remove the products out of it. Okay, and during the whole process the system is closed, there is no exchange. ये कहलाती है बैच प्रोसेस. एक बैच बन गया, एक बैच बन गया. जब वो प्रोसेस का एक बैच बन गया, ये वो कंप्लीट हो जाएगा, तभी हम उसको इंटरप्ट करेंगे और उसमें हम इन्वॉल्व होंगे. Then before that we are not at all involved, we are not at all exchanging any mass with that system. ठीक है, तो ये होती है बैच प्रोसेस. अब सेमी बैच प्रोसेस क्या होती है? सेमी बैच प्रोसेस में, जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, सेमी मतलब एक ही चीज़ होएगी इसमें, या तो इनपुट होएगा ऑफ द मास या फिर आउटपुट होएगा ऑफ द मास, बट देयर विल नेवर बी बोथ. दोनों नहीं होंगे सेमी बैच प्रोसेस में, एक ही चीज़ होगी. या तो हम उसमें इनपुट कर सकते हैं मास का ड्यूरिंग द प्रोसेस, या फिर हम बीच में से, प्रोसेस के बीच में से मास को निकाल सकते हैं सिस्टम में से. ठीक है, बट दोनों चीज़ें नहीं होंगी कि हम उसमें मास डाल भी रहे हैं और मास निकाल भी रहे हैं. तो सेमी बैच प्रोसेस में हमेशा एक ही चीज़ होती है, या तो हम इन बिटवीन हम मीडिया डालते जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर हम सेल्स डालते जा रहे हैं, या फिर हम उसमें से प्रोडक्ट निकालते जा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज सेमी बैच प्रोसेस. अब एरिड बैच प्रोसेस भी होती है. एरिड बैच प्रोसेस में क्या होता है? इसमें सिर्फ इनपुट होएगा मटेरियल का, बट नो आउटपुट. इसमें हम सिर्फ मीडिया डाल सकते हैं ऊपर से. फॉर एग्जांपल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि हम मीडिया डाल रहे हैं, या फिर हम उसमें कुछ और चीज़ भी डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रोबियल सेल्स भी डाल सकते हैं उसमें, बफर डाल सकते हैं, नहीं तो सम एंटीबायोटिक्स डाल सकते हैं. तो we can add anything depending on our requirement, depending on the process. But if we are doing that, then that process is called as arid batch process. Okay. Now the last process is continuous process. Okay, continuous process में बहुत ज़्यादा frequently used term है in bioprocess engineering. इसमें क्या होता है? इसमें continuously there is a flow of matter in and out of the system. ठीक है, तो continuous flow of matter हो रहा है, मतलब उसमें मास का इनपुट भी हो रहा है एंड आउटपुट भी हो रहा है continuously. And if the rates of mass input and output are equal, then a continuous process can be operated indefinitely. Meaning what? हम कंटिन्यूसली मीडिया ऐड करते जा रहे हैं और प्रोडक्ट निकालते जा रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकालते जा रहे हैं. देन व्हाट विल हैपन? देन द प्रोसेस कैन गो ऑन इनडेफिनेटली. ठीक है, इनडेफिनेट टाइम तक उसमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता जाएगा और हमें मीडिया को ऐड करते रहना होगा, एंड वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट आउट आवर प्रोडक्ट कंटिन्यूसली. ठीक है, बट एक्चुअली इन रियल वर्ल्ड इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. ठीक है, इंडेफिनेट टाइम के लिए हम नहीं ऑब्टेन कर सकते, बिकॉज देयर आर सेवरल लिमिटेशंस. जैसे कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम दे एंटर इनटू स्टेशनरी फेज. ठीक है, बट टू प्रिवेंट दैट वी नीड टू ऐड फ्रेश कल्चर, फ्रेश नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, तो हमें फ्रेश सेल्स डालने पड़ेंगे, एंड देन वी नीड टू स्टार्ट ऑपरेटिंग दैम. ओके, सो विद द टाइम व्हाट हैपन्स, पीएच जो होता है उसका चेंज हो सकता है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनने लगते हैं विच आर एक्चुअली इनहिबिटरी टू द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है, देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि देयर इज अ लिंक between bioprocess and microbiology. हमने माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ा है? ग्रोथ कर्व पढ़ा. तो एक्चुअली द ग्रोथ कर्व स्टडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बायोप्रोसेस. ओके, किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है बैक्टीरिया का एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग आवर प्रोसेस. ओके, तो yes, theoretically it is possible. A continuous process can go on indefinitely.
Okay, but in real life, especially in case of biological systems, it is little bit difficult because there are several limitations. अब नेक्स्ट टर्म्स आती हैं स्टेडी स्टेट एंड इक्विलिब्रियम। स्टेडी स्टेट क्या है और इक्विलिब्रियम क्या है? देखो ये सब टर्म्स मैं क्यों सिखा रही हूँ आप लोगों को, आप लोग सोच रहे हो कि ये सब टर्म्स थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स मैं क्यों सिखा रही हूँ। द रीज़न इज ये सब टर्म्स आपको जब पता होंगी तब आप एक्चुअली में जैसे बायोरिएक्टर फंक्शन करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स वी नीड टू स्टडी, we need to investigate, we need to monitor while a process is going on. To understand all of these things, we should know these terms. We should know the concepts behind the heat and mass transfer, heat and energy balance, mass and energy balance. Okay, तो इन सब के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें ये सब टर्म्स पता हो। ओके, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देती, जैसे बहुत सारे लोग स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाना कि बहुत हाई फाई टर्म्स यूज़ करें बिना बताए स्टूडेंट्स को कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, आई डोंट गो लाइक दैट। मैं पहले कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ और फिर जो स्पीड पकड़ते हो आप लोग, बहुत हाई स्पीड से आप पढ़ना शुरू कर देते हो बिकॉज आपके कंसेप्ट क्लियर है और आप उस पर क्विकली बिल्डअप करोगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स जो होती है उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अब देखो स्टेडी स्टेट क्या होती है और इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि स्टेडी स्टेट इज द सेम एज इक्विलिब्रियम। ओके, इफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम सच एज टेम्परेचर, प्रॉपर्टीज क्या होती है सिस्टम की? टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, मास, पीएच, ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज है। अगर ये सब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस स्टेडी स्टेट में है। ओके, तो जब किसी प्रोसेस में विद टाइम ये सब प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, देन वी कैन से दैट द प्रोसेस इज एट स्टेडी स्टेट। Okay, so if we monitor any variable of a steady state system, its value will be unchanging with time. Temperature, for example हम temperature लेते हैं, temperature क्या है? टाइम के साथ चेंज नहीं होएगा, चाहे हम स्टार्टिंग में T0 पे लें या फिर T1 आवर पे लें, T2 आवर्स पे, T24 आवर्स, तो उसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। ओके, देयर इज नो चेंज इन दीज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, its value will be the same. So according to this definition, batch, fed batch and semi batch processes cannot operate under steady state condition. देखो batch process है, fed batch, semi batch। इन प्रोसेसेस में क्या होता है? इन प्रोसेसेस में इंटरफेरेंस हो रहा है, इन प्रोसेसेस में इनपुट हो रहा है मास का। जैसे ही जिस मोमेंट पे इनपुट होएगा मास का, सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ओके, मास का बाहर से आउटपुट इनपुट हुआ, देन व्हाट विल हैपन, उसका इमीडिएटली उसका मास चेंज हो जाएगा सिस्टम का, इमीडिएटली उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर जो बाहर से मास हमने अंदर डाली है उसका टेम्परेचर अगर इनिशियली डिफरेंट था तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। ओके, एंड प्रेशर जो है इनिशियली, क्योंकि हमने जिस मूवमेंट पे डाला है मास को, उस मूवमेंट पे डेफिनेटली फॉर सम फ्रैक्शन ऑफ टाइम दैट प्रेशर विल आल्सो बी अनस्टेबल ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, तो जो ये प्रोसेसेस हैं, बैच, फैट बैच, सेमी बैच प्रोसेसेस, दे कैन नॉट ऑपरेट अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस बिकॉज देयर इज कांस्टेंट, देयर इज देयर इज इंटरप्शन बोल सकते हैं, नहीं तो इंटरेक्शन बोल सकते हैं विद द सराउंडिंग, देयर इज एक्सचेंज ऑफ मास विद द
आउटसाइड, ठीक है। अब क्या है, मास ऑफ द सिस्टम या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है विद द टाइम ड्यूरिंग फेड बैच एंड सेमी बैच प्रोसेसेस, ठीक है। और even though the total mass is constant, the changes occurring inside the system may cause the system properties vary. देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बायोरिएक्टर में ऐसा रिएक्शन हो रहा है जो कि एक्सोथर्मिक है, ओके, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, the temperature of the system will rise. The moment it will rise, it is not in the steady state, ठीक है। तो अगर किसी सिस्टम के अंदर की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन, बिकॉज ऑफ द प्रोसेसेस अकरिंग इन द सिस्टम, देन इट इज नॉट इन द स्टेडी स्टेट, ओके। तो ये थी डेफिनेशन स्टेडी स्टेट की। एंड जिन प्रोसेसेस में इस तरीके का वेरिएशन होता है, जिन प्रोसेसेस में इस तरीके का चेंजेस होते हैं प्रॉपर्टीज़ में, उन प्रोसेसेस को बोलते हैं ट्रांजिएंट और अनस्टेडी स्टेट प्रोसेसेस। तो डेफिनेटली बैच प्रोसेसेस जो होती हैं वो ट्रांजिएंट या फिर अनस्टेडी स्टेट प्रोसेसेस होते हैं। अब आती है बात कंटिन्यूअस प्रोसेसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेसेस कैन बी आइदर स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस तरीके की प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस में कोई हीट जनरेट नहीं हो रहा है, अगर उस प्रोसेस में कोई मास का लॉस नहीं हो रहा है, देन इट इज अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन, अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन। बट इफ समहाउ अगर उसमें हीट जनरेट हो रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, या फिर उसमें उसका मास इंक्रीज हो रहा है टाइम, क्योंकि सेल्स डाई हो रहे हैं, सेल्स डाई होने की वजह से उनका जो मेटाबोलाइट्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, एंड देन बिकॉज बैक्टीरिया आर ईटिंग अप दोज मटीरियल, तो इस वजह से क्या होगा, उसका मास डिक्रीज हो जाएगा, देन इट इज़ नॉट इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो डिपेंड करता है कंटिन्यूस प्रोसेस में किस तरीके की प्रोसेस है, based on that it will be in the steady state or it will be in the transient state. अब देखो, जब इक्विलिब्रियम में होता है कोई सिस्टम, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसके ऑल द अपोजिंग फोर्सेस आर एग्जैक्टली इक्वल, ऑल द अपोजिंग फोर्सेस आर एग्जैक्टली इक्वल, देन इट इज कॉल्ड एज अंडर इक्विलिब्रियम, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो चेंज विद of the system properties with the time, क्योंकि इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं दे आर गेटिंग काउंटर बैलेंस्ड, ओके। इक्विलिब्रियम में कब आता है कोई सिस्टम, जब वो आइसोलेटेड होता है सराउंडिंग से, ठीक है। तो जब वो आइसोलेटेड होता है सराउंडिंग से, तब वो इक्विलिब्रियम में जाने के लिए it is approaching towards the equilibrium, ठीक है। and at equilibrium there is no change in either system or universe, सिस्टम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना ही यूनिवर्स में कोई चेंज हो रहा है, अराउंड द सराउंडिंग्स उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और सिस्टम पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं दे आर ऑल गेटिंग काउंटर बैलेंस्ड, जितनी हीट अंदर आ रही है उतनी हीट बाहर जा रही है, जितनी मास अंदर आ रही है उतनी मास बाहर जा रही है, देन it is at equilibrium, okay। So this is the difference between steady state and equilibrium. And now we will study the law of conservation of mass, ठीक है। मास का कंजर्वेशन क्या होता है, जो बेसिक डेफिनेशन है जो हमने आई थिंक इन 10th स्टैंडर्ड हमने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो मास इज कंजर्व्ड इन ऑर्डिनरी केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस, ओके। तो मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएट, ठीक है। तो अब देखो, किसी सिस्टम में भी, किसी बायोरिएक्टर में भी हम ये रूल, ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से, थ्रू द जनरल मास बैलेंस इक्वेशन। ये जो जनरल मास बैलेंस इक्वेशन है ये क्या कहती है,
टोटल मास कितनी एक्यूमुलेट हुई है किसी सिस्टम में, ठीक है। टोटल मास, here actually it is total mass accumulated within the system is actually equal to mass in through the system boundaries, कितनी मास उसमें अंदर आई है, माइनस मास आउट थ्रू द सिस्टम बाउंड्रीज, मतलब कितनी मास उसमें से बाहर गई है, प्लस मास जनरेटेड विद इन द सिस्टम, मास कितनी जनरेट हुई, कितनी नई सेल्स बने हैं उसमें, कितना नया प्रोडक्ट बना है, दैट माइनस मास कंज्यूम्ड विद इन द सिस्टम, मतलब कितना मीडिया कंज्यूम्ड हुआ है, कितने न्यूट्रिएंट्स, कितने सबस्ट्रेट्स कंज्यूम हुआ है, okay. So if we calculate all that, then it will give you the total mass accumulated within the system, okay. It is nothing but a summation and subtraction of all these terms, ठीक है। तो ये कहलाता है जनरल मास बैलेंस इक्वेशन। Now our next topic is biomass yield, okay. So before that I would like to tell those who are attending this class live and they are asking me question in the comment section, तो अभी मैं आप लोगों की कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, आप मुझे इस वीडियो ख़त्म होने के बाद आप मुझे जो वीडियो का कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हो, या फिर मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रही हूँ, आप मेरा नेम सर्च करोगे, मेरा नेम फर्स्ट स्लाइड में दे रखा है, माय नेम इज़ वसुधा कोटिया, एंड देन यू कैन सर्च मी ऑन अनअकैडमी वेबसाइट एंड इन माई प्रोफाइल यू कैन मैसेज मी whatever your query is, okay. I would immediately respond to you, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है बायोमास यील्ड। बायोमास यील्ड क्या होता है? बायोमास यील्ड इस फॉर्मूले से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। So there is actually a linear relationship between amount of biomass produced, कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, ग्राम cells produced is nothing but the biomass, amount of biomass produced and the amount of substrate consumed is called as biomass yield, ठीक है। तो बायोमास यील्ड हम किसी भी प्रोसेस में इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से होता है, कितने टाइम में कितनी सेल्स प्रोड्यूस हुई हैं, कितने ग्राम सबस्ट्रेट कंज्यूम हुआ है, ओके। सो दिस इज हाउ बायोमास यील्ड इज कैलकुलेटेड। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ प्रोडक्ट्स, कितना प्रोडक्ट बन रहा है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमें क्या मैटर करता है, यहाँ पर मैटर करता है कितने सेल्स बन रहे हैं और कितना सबस्ट्रेट यूटिलाइज हो रहा है, ओके। एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बायोमास यील्ड को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया की कंपोजिशन क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करेंगे, फ्लोरिश करेंगे अगर मीडिया उनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर मीडिया उसके अकॉर्डिंग नहीं है, बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, फंजाई के अकॉर्डिंग नहीं है, देन इट विल नॉट ग्रो एट द मैक्स, ओके। नाउ नेचर ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स, तो अगेन किस तरीके का नाइट्रोजन और कार्बन सोर्सेज, सम कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्सेज आर वेरी एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर बायोमास, बट सम कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्सेज आर नॉट सो एफिशिएंट। देन पीएच कितना है, पीएच ऑप्टिमम है यानी उस पर्टिकुलर बायोप्रोसेस के लिए एंड उस पर्टिकुलर माइक्रोब के लिए। एंड द टेम्परेचर, अगेन द टेम्परेचर, वेदर टेम्परेचर इज ऑप्टिमम फॉर दैट microbe or process or it is not. Biomass yield जनरली एरोबिक कल्चर्स में ज़्यादा होती है दैन इन एनारोबिक कल्चर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उस पर डिपेंड करता है, स्पेशली इन केस ऑफ एनारोबिक कल्चर्स, क्योंकि एरोबिक कल्चर्स में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, दैट इज ऑक्सीजन। बट इन केस ऑफ एनारोबिक कल्चर the choice of electron acceptor, like whether it is nitrate, sulfate, so it will also depend on that, okay. So अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारे एनर्जी बैलेंसेस, ठीक है। किसी सिस्टम में किस फॉर्म में हो सकती है एनर्जी, किन किन फॉर्म्स में हो सकती है एनर्जी,
in the form of kinetic energy, in the form of potential energy और in the form of internal energy. ठीक है, तो अब इन हर एक के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा ब्रीफली. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज़ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द मूविंग सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी. किसी मूविंग सिस्टम में कुछ वेलोसिटी है हाफ एम बी स्क्वायर. ठीक है, तो उसमें वेलोसिटी है v, मास है m, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द सिस्टम. ठीक है, क्या पोजीशन है सिस्टम की? फॉर एग्जांपल चार्ज सिस्टम होता है, उसमें चार्ज सेपरेशन होता है. फॉर एग्जांपल हाइट है, इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हाइट पर है वो मास, तो उस पर एम जी एच. ठीक है, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड है या फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या है सिस्टम का, तो उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे स्प्रिंग का सिस्टम हो गया, जैसे स्प्रिंग कंप्रेस्ड है या फिर एक्सटेंडेड है. Okay, all these things contribute to the potential energy. Next is internal energy. What is internal energy? It is actually the sum of all molecular, atomic, subatomic energies of the matter. ठीक है, तो molecular energies जो होती है, atomic energies जो होती है किसी matter की, वो होती है internal energy. And internal energy cannot be measured directly. वो हर एक molecule की specific होती है. ठीक है, it cannot be measured in the absolute terms. We can quantify change in the internal energy. हमेशा हम change को measure कर सकते हैं, but हम absolute कितनी value है, इतने किलो जूल उसमें internal energy, we can never say that. We can only say that because of this process, because of this change, there is this much change in the internal energy. Okay, so this is how we measure internal energy. Okay, so I am currently taking a detailed course on bioprocess engineering on Unacademy Plus, and also I am taking other courses, for example bioinformatics and important topics on the biotechnology, for especially for GAT B. ठीक है, तो इसमें मैं कोर्सेज ले रही हूँ. एंड देर इज़ ऑल्सो अ क्रैश कोर्स ऑन द केमिकल एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसमें आपके सारे कंसेप्ट एवरीथिंग विल बी क्लियर. ओके, एंड दीज आर माई ओल्ड कोर्सेज जहाँ पर मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर कराए हैं. सो फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड. आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, एंड यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू प्रिपेयर एंड गो टू द एग्जाम एंड क्रैक इट. तो अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है? ऐप डाउनलोड करना है अनअकैडमी का, फिर आपको जाना है IIT जैम पे. IIT जैम में क्या होता है? IIT जैम में सारे MSc एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है. ठीक है, और उसमें जाना है फिर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में. ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन में जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारे प्लान्स दिखेंगे. 1 मंथ का, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स. रिकमेंडेड होता है 12 मंथ्स का प्लान, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे होता है. जब आप 12 मंथ का प्लान सेलेक्ट करोगे तो आप मेक श्योर कि नीचे एक बॉक्स होता है जिसमें कि आपको कोड एंटर करना होता है, रेफरल कोड. हर एक एजुकेटर का एक रेफरल कोड होता है. मेरा रेफरल कोड है वसुधा 9. ठीक है, अगर मेरा रेफरल कोड एंटर करोगे आप, तो आपको स्पेशल एडवांटेज ये होगा कि आई will make your entire strategy, I will make your entire plan, आपका प्लान बनाऊंगी मैं, और साथ ही साथ आपका पूरा स्ट्रेटजी बनाया जाएगा. आपको किस तरीके से क्रैक करना है, पहले कौन सी चीज़ पढ़नी है, उसके क्वेश्चंस किस तरीके से करने, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू. सो इट कुड बी अ personalized training for you to prepare for the exam and for the guaranteed selection in the exam. ठीक है, तो आपको प्लान सेलेक्ट करके मेरा रेफरल कोड एंटर करना है. आपको फिर 10% का डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, आपको मेरा रेफरल कोड एंटर करते ही 10% का डिस्काउंट मिलेगा. आपको सारे डिस्काउंटेड प्राइसेस दिखने लगेंगे. जैसे ही आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस दिखने लगे, आपको जाना है पेमेंट पे, एंड वंस यू आर डन विद द पेमेंट, यू विल बी एबल टू सी ऑल द लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस. You will be able to see all the weekly quizzes, doubt clearing sessions, आपको सब अवेलेबल हो जाएगा. स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड you will really get the
many benefits on अनअकैडमी एज कम्पेयर टू ऑफलाइन क्लास. ऑफलाइन क्लासेस में आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड होती है. अनअकैडमी प्लस पे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे. एंड अभी इसका प्राइस बहुत कम है. अप्रॉक्सीमेटली 800 आपको चार्जेस लगेगा पर मंथ का, अगर आप 12 मंथ का प्लान लेते हो. तो इट इज़ वेरी इकोनॉमिक and very reasonable and really very useful for you, and you will definitely be happy and will definitely be satisfied uh, with the educators, what they are teaching, and with the kind of knowledge you are getting on an academy platform. Okay. So don't waste your time is precious, and today only subscribe to Plus, and hope to see you in my classes soon. Thank you very much.